जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत देखेंगे, जिसे एडम स्मिथ ने दिया था। हालांकि अर्थशास्त्र में जो है बहुत सारे आर्थिक विकास के सिद्धांत है। एडम स्मिथ का है, डेविड रिकार्डो का है, माल्थस का है, शुम्पीटर का है, कार्ल मार्क्स का है। तो आर्थिक विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो उन सभी सिद्धांतों में आज हम लोग जो है एडम स्मिथ का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है, आर्थिक विकास को लेकर इनके जो भी विचार हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एडम स्मिथ के आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जितने भी प्राचीन अर्थशास्त्री थे, उसमें एडम स्मिथ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनकी एक पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि उन्होंने 1776 में इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक के माध्यम से जो है आर्थिक विकास के सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, जो मुख्य आर्थिक विकास की समस्याओं से संबंधित है। यद्यपि एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, परंतु बाद के अर्थशास्त्रियों ने सुव्यवस्थित सिद्धांत बनाया। हालांकि एडम स्मिथ ने जो आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया था वो जो बहुत व्यवस्थित नहीं था, लेकिन इनके बाद के जो भी अर्थशास्त्री आए उनको एक आधार मिला और उन लोगों ने आर्थिक विकास का एक मजबूत और एक व्यवस्थित सिद्धांत बनाया। एडम स्मिथ के अब देखते हैं, इनके आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंधित मुख्य विचार इस प्रकार है। देखिए कौन कौन से विचार ऐसे हम लोग समझते हैं। एडम स्मिथ के जो भी आर्थिक विकास से संबंधित जो भी विचार थे, उसमें एक प्राकृतिक नियम से संबंधित है, दूसरा श्रम विभाजन से संबंधित है, तीसरा पूंजी का संचय से संबंधित है, चौथा विकास के दूत और पांचवा पूंजी संचय की प्रक्रिया है। ये जो 5 पॉइंट है, इन्हीं 5 पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे कि 5 पॉइंट है क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक नियम को हम लोग समझते हैं। एडम स्मिथ का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का श्रेष्ठतम निर्णायक है, उसे अपने हित का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। एडम स्मिथ ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है और अपने बारे में सबसे बेहतर वही सोच सकता है। इसलिए जो प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने हित को बेहतर करने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए एडम स्मिथ आर्थिक गतिविधियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति बाजार व्यवस्था के दायरे में रहते हुए अपने स्वतंत्र क्रियाओं के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के क्रम में वह सामान्य हित को बढ़ाएगा। ये जो है बाजार व्यवस्था होती है, जिसकी आर्थिक गतिविधियों में, जिसके मांग और पूर्ति की स्वतंत्र गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसको बोलते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में जो है किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक गतिविधियों के लिए जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की रुकावट या अड़चने या उसके कार्य में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रयास में बाजार की अदृश्य शक्तियां, मांग एवं पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन करेंगी जो बाजार तंत्र को चलाती हैं। इस प्रकार एडम स्मिथ ने अपने प्राकृतिक नियम के विचार के माध्यम से बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था या बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। तो कहीं के इनके विचारों से जो है ये तो पता चलता है कि जो एडम स्मिथ है ये जो बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में जो भी नियंत्रण होता है वो मांग और पूर्ति की अदृश्य शक्तियाँ ही करती हैं। मांग और पूर्ति की शक्तियों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है।
इस प्रकार इस प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए यदि व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप न किया जाए। बाह्य हस्तक्षेप का मतलब जो है सरकार द्वारा जो किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, किसी प्रकार का कोई टैक्स हुआ या आयातित वस्तुओं पर कोई प्रशुल्क न लगाया जाए, निर्यातित वस्तुओं पर कोई सीमा शुल्क न लगाया जाए। तो व्यक्ति जो उत्पादन कर रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा जो भी चीज़ें उत्पादित की जा रही हैं, उसके उस उत्पादन कार्य में सरकार द्वारा जो किसी प्रकार की कोई रुकावटें, कोई अड़चनें या किसी प्रकार का कोई टैक्स न लगाया जाए, इसी को कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह अपने धन को अधिकतम करने का प्रयत्न करेगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार यदि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे अर्थव्यवस्था के कुल धन को अधिकतम बनाएंगे, जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का संकेतक होगा। इस प्रकार एडम स्मिथ आर्थिक विकास के प्राकृतिक नियम के इस विचार से स्पष्ट है कि एडम स्मिथ हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। हस्तक्षेप, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर आर्थिक गतिविधियां जो स्वतंत्र रूप से जो चल रही है, जहां पे मांग और पूर्ति की अधिक शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, इस आर्थिक गतिविधियों में जो है सरकार द्वारा जो है किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप न किया जाए, इसी नीति को बोला जाता है अहस्तक्षेप की नीति। स्पष्ट है कि एडम स्मिथ आर्थिक गतिविधियों में या बाजार की स्वतंत्र क्रियाओं में किसी भी बाह्य शक्ति जैसे सरकारी हस्तक्षेप, एकाधिकारिक शक्ति का हस्तक्षेप इत्यादि के विरोधी थे। अतः इससे स्पष्ट है कि एडम स्मिथ पूर्ण प्रतियोगी बाजार के समर्थक थे। पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक ऐसा बाजार जहां पे मांग और पूर्ति की स्वतंत्र गतिविधियों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो कहीं न कहीं जो एडम स्मिथ थे वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार के समर्थक थे। वे जो है हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, और कहीं न कहीं जो है वो ये कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति है वो अपने हित के बारे में सबसे बेहतर सोचता है, उसे अपने हित को बेहतर करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। उसके द्वारा जो भी उत्पादन कार्य किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। इसी को जो है एक प्रकार से प्राकृतिक नियम कहते हैं कि उसे प्राकृतिक नियमों के दायरे में रहते हुए उसे खुली छूट दी जाए। आगे हम लोग समझते हैं। श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन का मतलब है कि यदि कोई बड़ा कार्य है तो बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड कर दिया जाए और अलग अलग जो हिस्से को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। इसी को बोला जाता है श्रम विभाजन। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जब खेल होता है, जब क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट में देखा जाता है कि कुछ खिलाड़ी जो होते हैं जो केवल बॉलिंग संभालते हैं, उनको बॉलिंग की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बेहतर बॉलिंग कीजिए, विकेट लीजिए। कुछ खिलाड़ियों को जो है बैटिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप बैटिंग जो है कीजिए और अच्छे रन बनाइए। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों का काम उनको सौंपा जाता है। कुछ खिलाड़ी जो बहुत अच्छे जो फील्डर होते हैं उनको जो है फील्डिंग का कार्य सौंपा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की जो योग्यता है, जो बेहतर बॉलिंग करता है उसे बॉलिंग दी जाती है, जो अच्छी बैटिंग करता है उसे बैटिंग दिया जाता है। तो हालांकि सब लोग मिलकर जो है एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं, हमारे लिए जो एक मनोरंजन जैसी सेवाओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन उस सेवा को वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बेहतर सेवाएं दें, बेहतर मनोरंजन हमें देखने को मिले। जो है सब लोग अपना मैक्सिमम प्रयास करते हैं, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन लोगों का काम अलग अलग होता है। तो इसी को कहा जाता है श्रम विभाजन। किसी कार्य को जो है छोटे छोटे कार्यों में बांट दिया जाए, उस अलग अलग समूहों में बांट दिया जाए और हर समूह को जो है अलग अलग व्यक्तियों को काम को सौंप दिया जाए। यही हमारा कहलाता है श्रम विभाजन कहलाता है। जैसा कि औद्योगिक क्षेत्रों में देखा जाता है, कुछ लोगों का काम होता है कच्चे माल लाना,
कुछ लोगों का काम होता है कच्चे माल को जो है मशीनों तक पहुंचाना, कुछ लोगों का काम होता है मशीनों द्वारा कच्चे माल से नई नई वस्तुएं उत्पादित करना। कुछ लोगों का काम होता है कि जो नई नई वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उसकी पैकिंग की जाए, उस पर कलर पेंट किया जाए। और कुछ लोगों का काम होता है कि जो सामान पैक हो गया है, जो सामान बन गया है, उसे उठाकर स्टोर रूम में, स्टॉक रूम में रखा जाए। तो यहाँ पे सभी व्यक्ति जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर कहीं न कहीं एक ही उद्योग में एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन वो कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रम विभाजन या श्रम विशिष्टीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं। एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों में एक महत्वपूर्ण विचार श्रम विभाजन का है। एडम स्मिथ के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास में श्रम विभाजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। श्रम विभाजन से तात्पर्य श्रम विशिष्टीकरण से है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होती है। जब व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार जब उसे काम दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की उत्पादकता, उस साधन की उत्पादकता जो है बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होती है। श्रम विशिष्टीकरण के कारण साधनों की उत्पादकता में वृद्धि निम्न कारणों से होती है। आइए देखते हैं इसको हम लोग। वो कारण कौन कौन से जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। प्रत्येक श्रमिक की निपुणता में वृद्धि, प्रत्येक विशिष्ट श्रमिक की पूर्ण क्षमता का प्रयोग, वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की बचत, श्रम बचत करने वाले अनेक मशीनों का आविष्कार। जब व्यक्ति को काम बांट दिया जाता है तो इससे व्यक्ति की जो है निपुणता में वृद्धि होती है। हर व्यक्ति की जो है पूर्ण जो क्षमता है, उसकी क्षमता का भरपूर प्रयोग होता है, उत्पादन में समग्र बचत होता है और नई नई मशीनों का आविष्कार होता है श्रम विभाजन से, जिसके कारण जो साधनों की उत्पादकता बढ़ती है। आगे हम लोग देखते हैं। श्रम विभाजन के लिए बाजार के आकार का विस्तृत होना आवश्यक है। ये मानते हैं कि बाजार हमारा विस्तृत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी श्रम विभाजन जो और बेहतर होगा। बाजार का आकार अर्थात बढ़ती हुई मांग के सापेक्ष अधिक पूर्ति करने की बाध्यता जितनी अधिक होगी, श्रम विभाजन उतना ही अधिक होगा। दूसरे शब्दों में बाजार के बढ़ते आकार के रूप में निवेश करने की प्रेरणा मिलती है। अगर हमारा बाजार अधिक होगा, बड़ा होगा, विस्तृत होगा, तो हमें निवेश करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बाजार बड़ा है तो बाजार में जो है उस वस्तुओं सेवाओं की मांग भी खूब होगी। जब मांग होगी तो निवेश करने की प्रेरणा मिलती है, उतनी ही अधिक होगी। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी। जब जाहिर सी बात है, जब निवेश को प्रेरणा मिलेगी, निवेश अधिक होगा तो पूंजी में वृद्धि होगी, जिससे श्रम विभाजन को अधिक बल मिलेगा, जिससे जो है श्रम विभाजन को अधिक मिलेगा, अलग ताकत मिलेगी। श्रम विभाजन जो है और बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि अधिक निवेश होने से उनकी आय में वृद्धि होगी। इस क्रम में श्रम विभाजन उतना ही अधिक होगा, उत्पादकता में उतनी ही वृद्धि होगी और इस प्रकार उत्पादकता में तीव्र वृद्धि के साथ आर्थिक समृद्धि की दर भी तीव्र होगी। आगे देखते हैं। अतः आर्थिक समृद्धि की तीव्र दर के साथ आर्थिक विकास की दर भी तीव्र होगी। जब आर्थिक समृद्धि आएगी तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास भी होगा। इस प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के क्रम को निम्न रूप से निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे एडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास का संकेतक है। जितने क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, इन लोगों की धारणा थी कि आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक है। ये आर्थिक समृद्धि को ही आर्थिक विकास मानते थे, जितने भी प्राचीन अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल जो भी अर्थशास्त्री थे। आइए आगे बढ़ते हैं। बाजार का आकार या निवेश की प्रेरणा। बाजार का आकार अगर बड़ा होगा तो निवेश की प्रेरणा हमें मिलेगी। जब निवेश अधिक होगा, यानी पूंजी निवेश जब अधिक होगा तो श्रम विभाजन भी अधिक होगा। श्रम विभाजन होगा तो साधनों की उत्पादकता बढ़ेगी। जब उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि आएगी। आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है, जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। पूंजी का संचय हम लोग समझते हैं। पूंजी का संचय क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी का संचय श्रम विभाजन से पूर्व होना चाहिए। पूंजी का संचय श्रम विभाजन से पूर्व होना चाहिए।
इस प्रकार एडम स्मिथ भी इस तथ्य के पक्षधर थे कि पूंजी का संचय आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है, किंतु पूंजी के संचय के लिए अर्थव्यवस्था में बचत अधिक होना चाहिए। जब हमारी बचतें अधिक होंगी तभी हमारा पूंजी का संचय होगा, और जब पूंजी का संचय होगा तो पूंजी का निवेश होगा, श्रम विभाजन होगा, श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी। एडम स्मिथ के अनुसार बचत अधिक करने के लिए एक तरफ जहां बचत की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होनी चाहिए, बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो है, जैसे जैसे हमारी आय अगर बढ़ती है और इस आय के बढ़ने के कारण बचतों में जो वृद्धि होती है, कुल बचत में जो वृद्धि होती है, उसी को बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो किसी व्यक्ति की अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति अधिक है तो जाहिर सी बात है बचतें बढ़ेंगी, बचतें अधिक होंगी। वहीं दूसरी ओर बचत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जिसके पास आय अधिक है, पूंजी वाला है, पैसे वाला है, उसी के पास जो बचत करने की क्षमता होती है। एडम स्मिथ के अनुसार बचत करने की अधिक प्रवृत्ति एवं बचत करने की क्षमता भूमिपतियों एवं पूंजीपतियों में होती है। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जो भूमिपति है, जो पूंजीपति है, जो जमींदार है, इनके अंदर जो है बचत करने की प्रवृत्ति या बचत करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इनके पास पूंजी पर्याप्त है, काफी अधिक है, क्योंकि जबकि श्रमिक वर्ग में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। एडम स्मिथ ये मानते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है उसे जो आय मिल रही है वो तो उसके जीवन निर्वाह के बराबर ही होती है। उस आय से व्यक्ति अपना जो है केवल जीवन निर्वाह ही कर पाता है। तो श्रमिकों में जो है उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है, खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, व्यय करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण उनकी बचतें बहुत निम्न होती है या नहीं होती हैं। तो जो बचत की प्रवृत्ति जो होती है, बचत करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो भूमिपतियों और पूंजीपतियों में होता है, और ये प्रवृत्ति होनी भी चाहिए। बचतें होंगी तभी जो है पूंजी का संचय होगा, पूंजी का संचय होगा तभी पूंजी निवेश होगा, और जब पूंजी निवेश होगा तो श्रम विभाजन होगा, श्रम विभाजन होगा तो साधनों की उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जिससे जो है अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि आएगी। आगे हम लोग देखते हैं, श्रमिकों में जो है उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण श्रमिक वर्ग बचत करने में असमर्थ होता है। क्योंकि श्रमिकों की जो आय है वो तो उनके जीवन निर्वाह के बराबर उनको आय मिल रही है, तो उनके अंदर जो है बचत की प्रवृत्ति नहीं होती है, कम होती है। अतः एडम स्मिथ के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की बचत भूमिपतियों एवं पूंजीपतियों के अतिरिक्त आय पर निर्भर करती है, जो उनके पास अतिरिक्त आय बची रह जाती है। इनकी अतिरिक्त आय जितना अधिक होगी, पूंजी का संचय उतना ही अधिक होगा। पूंजी का संचय अधिक होने से पूंजी निवेश अधिक होगा, जिससे श्रम विभाजन अधिक होगा। श्रम विभाजन का अधिक होने से उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास की गति भी तीव्र होगी। तो यहाँ पे जो है एडम स्मिथ ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूंजीपति है, जो भूमिपति है, इनके अंदर जो है बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में पूंजी का संचय होता है। पूंजी का जब संचय होता है तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का निवेश होता है। जब निवेश होता है तो श्रम विभाजन अधिक होता है, जिसके कारण जो है श्रम विभाजन होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है, और जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी, और आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है एडम स्मिथ के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं विकास के दूत। इसको समझते हैं कि ये क्या है। एडम स्मिथ के अनुसार भूमिपति, पूंजीपति तथा व्यापारी, ये तीन जो विकास के दूत हैं, विकास के एजेंट हैं। इन तीनों का नाम आप लोग याद कीजिएगा कि भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी ये विकास के एजेंट माने जाते हैं। किनके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के अग्रदूत है। एडम स्मिथ के अनुसार भूमिपतियों, पूंजीपतियों में बचत करने की प्रवृत्ति अधिक होने के साथ साथ बचत करने की क्षमता अधिक होती है। अतः इन दोनों के द्वारा ही आर्थिक विकास के लिए पूंजी अपने बचत के माध्यम से संचित की जाती है। सही बात है। ये दो लोग क्या करते हैं? अपने पास पूंजी जो है संचित करते हैं बचत के माध्यम से।
व्यापारी वर्ग इन दोनों के मध्य पारस्परिक संबंध को मजबूती प्रदान करता है। एडम स्मिथ के अनुसार कृषि में विकास होने से भूमिपतियों के अतिरेक में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई तथा विनिर्माण उद्योग की स्थापना हुई। ये कहते हैं कि जब कृषि में निवेश होता है तो जो भूमिपति होती हैं उनकी आय में वृद्धि होती है, और जो पूंजीपति होते हैं जो वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं जो है इनके द्वारा जो है मांग में वृद्धि होती है, और जब मांग में वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि होती है और विनिर्माण उद्योग की स्थापना होती है। दूसरी ओर व्यापार वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास में उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित हुई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रकार भूमिपति, पूंजीपति एवं व्यापारी वर्ग के होने से पूंजी का संचय संभव होता है और आर्थिक विकास होता है। तो यहाँ पे एडम स्मिथ जो है विकास के दूत के रूप में भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी को प्रस्तुत करते हैं और इनके माध्यम से बताते हैं कि ये तीनों लोग मिलकर जो है तीनों के अंदर जो है बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण पूंजी संचय होता है। पूंजी संचय होने से पूंजी निवेश होता है, जिसके कारण साधनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। उत्पादकता में वृद्धि होने से जो है उत्पादन बढ़ता है, जिसको आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, और आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है एडम स्मिथ के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं पूंजी संचय की प्रक्रिया। एडम स्मिथ आर्थिक विकास का केंद्रीय बिंदु पूंजी संचय को मानते हैं। एडम स्मिथ जो है आर्थिक विकास का जो केंद्रीय बिंदु वो पूंजी संचय को मानते हैं, जो बचत पर निर्भर करती है। जो पूंजी संचय वो बचत पर निर्भर करती है, और ये घरेलू बचत भूमिपतियों से प्राप्त होती है, जबकि श्रमिक वर्ग बचत नहीं करता है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास के साथ पूंजी संचय की दर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है पूंजी संचय की दर बढ़ती जाती है, जिससे पूंजीपतियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों की मांग बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरी की दर में वृद्धि होती है। मजदूरी की दर में वृद्धि के कारण पूंजीपतियों के अतिरेक में कमी आती है, जिससे अर्थव्यवस्था में लाभ की दर घटने लगती है, और पूंजी संचय की इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने एडम स्मिथ के आर्थिक विकास को आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा, समझा। एडम स्मिथ का आर्थिक विकास क्या है। इस विकास के माध्यम से आप जो है एडम स्मिथ के महत्वपूर्ण विचारों को प्राकृतिक नियम से संबंधित, श्रम विभाजन, पूंजी के संचय, विकास का दूत और पूंजी संचय की प्रक्रिया, इस पांचों को आप लोग अच्छी तरह से समझे। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एडम स्मिथ के आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है। कल हम लोग जो अगर देखेंगे, कल हम लोग बात करेंगे जो है डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसे हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने एडम स्मिथ की आर्थिक विकास के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा, उनके विचारों को जाना। आज हम लोग डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास के अपने विचार को 1917 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में की है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ने एक पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अपनी इस पुस्तक में जो है डेविड रिकार्डो जो है अपने आर्थिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत है इन्होंने अपने इसी पुस्तक में प्रकाशित किया है। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इस पुस्तक का तृतीय संस्करण का प्रकाशन 1921 में किया गया है, जिसमें अन्य अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर रिकार्डो आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की गई है।
प्रोफेसर सुपीटर के अनुसार रिकार्डो के विकास का सिद्धांत बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में केवल वितरण का सिद्धांत है जो सीमांत सिद्धांत एवं अतिरिक्त सिद्धांत पर आधारित है। तो रिकार्डो यहाँ पे सीमांत सिद्धांत और अतिरिक्त सिद्धांत की ज़्यादा बात करते हैं। सीमांत सिद्धांत कुल उत्पादन में लगान की भाग की व्याख्या करता है तथा अतिरिक्त सिद्धांत शेष भाग में मजदूरी एवं लाभ की व्याख्या करता है। तो डेविड रिकार्डो का ये जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है इसमें जो दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक सीमांत सिद्धांत और एक अतिरिक्त सिद्धांत। सीमांत सिद्धांत में वो जो है कुल उत्पादन में लगान की व्याख्या करते हैं, वहीं अतिरिक्त सिद्धांत में जो है जो शेष बच जाता है शेष भाग में मजदूरी एवं लाभ की व्याख्या करते हैं। आगे देखते हैं। रिकार्डो के सीमांत सिद्धांत के अनुसार कुल उत्पादन में पहला हक भूमिपतियों का है जिन्हें लगान के रूप में आय की प्राप्ति होती है। डेविड रिकार्डो यहाँ पे कहते हैं कि जो उत्पादन होता है, टोटल जो उत्पादन होता है उसमें जो पहला हक है वो भूमिपतियों का है जिन्हें लगान के रूप में आय की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं लगान के भुगतान के उपरांत जो अवशेष बचता है उसमें रिकार्डो के अतिरिक्त सिद्धांत के अनुसार जीवन निर्वाह मूल्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान यानी कुल मजदूरी कोष श्रमिकों को करने के बाद शेष भाग पूंजीपतियों को लाभ के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो कुल उत्पादन होता है, उसमें पहला हक जो है भूमिपतियों को होता है जिन्हें लगान के रूप में उनको आय की प्राप्ति होती है। बाकी जो शेष बच जाता है, शेष में जो है दो वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है, एक पूंजीपति है। तो श्रमिकों को उनके जीवन निर्वाह के बराबर जो है उनको मजदूरी दे दी जाती है और जो शेष बच जाता है वो पूंजीपतियों का लाभ होता है। रिकार्डो ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत के विश्लेषण के लिए निम्न मान्यताएं ली हैं। पहली मान्यता है समस्त भूमि का प्रयोग खाद्यान्न के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले उद्योगपति या पूंजीपति हैं, जबकि भूमि पर स्वामित्व भूमिपतियों का है तथा पूंजीपतियों के द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन में श्रमिकों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जो भूमि है, जो समस्त भूमि है, वो केवल उसका एक ही प्रयोग है, वह है खाद्यान्न उत्पादन। समस्त भूमि का जो प्रयोग है वो खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए ही किया जाता है और जो खाद्यान्न उत्पादन करने वाले हैं वो उद्योगपति हैं या तो पूंजीपति हैं, जबकि भूमि का जो मालिक है, जो उसका स्वामित्व है, वो भूमिपति है। यानी जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो भूमिपतियों के पास है और उस पर जो उत्पादन करने वाले जो है, खाद्यान्न का जो उत्पादन करने वाले हैं, वो उद्योगपति या पूंजीपति है। पूंजीपति जो है इन पर जो है, इन खाद्यान्न के उत्पादन में जो है वो श्रमिकों और अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं दूसरी मान्यता। भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी जैसे जैसे हम उत्पादन करते जाएंगे भूमि से जो मिलने वाला जो प्रतिफल है वो प्रति इकाई जो है घटता जाता है। किसी भी भूमि पर जब हम लगातार जो उत्पादन करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति जो धीरे धीरे घटने लगती है, जिसके कारण जो है उस पर जो है उत्पादन भी धीरे धीरे, कुल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे घटने लगता है। आगे देखते हैं। भूमि की पूर्ति स्थिर है। खाद्यान्न की उत्पादन की भूमि कई प्रकार की है। यहाँ कहते हैं जो भूमि है वो भूमि स्थिर है, भूमि न बढ़ सकती है न घट सकती है। भूमि का केवल एक ही प्रयोग है जो खाद्यान्नों के लिए होगा और वो जो टोटल भूमि होगी वो स्थिर होगी। तो भूमि की पूर्ति वो स्थिर मानते हैं और ये कहते हैं कि भूमि जो है कई प्रकार की हो सकती है, भूमि कई प्रकार की हो सकती है। खाद्यान्न की मांग पूर्तियाँ बेरोजगार कहते हैं कि समाज में खाद्यान्नों की जो मांग है उनकी मांगों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, उनकी मांग पूर्तियाँ बेलोचदार है। आगे, खाद्यान्न के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम एवं पूंजी। तो खाद्यान्न के उत्पादन में केवल दो साधनों की बात करते हैं, श्रम एवं पूंजी की बात करते हैं, जो कि दोनों ही परिवर्तनशील हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
पूंजी एवं श्रम की प्रकृति समरूप है। पूंजी में केवल परिवर्तनशील या चल पूंजी शामिल है। उत्पादन की तकनीक स्थिर मान के चलते हैं। सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह के मूल्य के बराबर मजदूरी दी जाती है। श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है उनके जीवन निर्वाह के बराबर होती है, जिसमें वो केवल अपना जीवन यापन ही कर सके। आगे कहते हैं श्रम की पूर्ति दी हुई मजदूरी के दर पर पूर्णतया लोचदार है। ये कहते हैं कि जो श्रम की पूर्ति है, श्रम की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। वही खाद्यान्नों की जो मांग है वो पूर्णतया बेलोचदार है। तो ये बेलोचदार और लोचदार दोनों की बात करते हैं। खाद्यान्न के मामले में ये कहते हैं कि खाद्यान्नों की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है, और जब श्रम की पूर्ति की बात आती है तो कहते हैं श्रम की पूर्ति जो है एक दी हुई मजदूरी की दर पे पूर्णतया लोचदार होती है। आगे श्रम की मांग पूंजी के संचय पर निर्भर करती है। पूंजी संचय में वृद्धि के साथ जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि के कारण मजदूरी की दर भी बढ़ जाती है। जब पूंजी संचय अधिक होगा, पूंजी संचय में जब वृद्धि होगी तो जीवन निर्वाह मूल्य में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण मजदूरी की दर बढ़ जाती है। फिर कहते हैं श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति कीमत दोनों ही श्रम की सीमांत उत्पादकता से स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि श्रम की मांग या श्रम की पूर्ति का जो भी निर्धारण है, उनकी कीमतों का जो भी निर्धारण है वो सीमांत उत्पादकता से स्वतंत्र है। यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता को देखते हुए उन्हें मजदूरी नहीं दी जाएगी। श्रमिक को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादक के आधार पर निर्धारित नहीं होती है। ये रहा डेविड रिकार्डो के मुख्य जो है मान्यताएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो मान्यता और आगे है। खाद्यान्न एवं साधन का बाजार जो है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। पूंजीपतियों का जो लाभ है पूंजी संचय का आधार है। यानी पूंजीपतियों का जो लाभ है वो पूंजी संचय का आधार है। पूंजी संचय जितना अधिक होगा लाभ उनका उतना अधिक होगा। यह लाभ पूंजी संचय पर निर्भर करता है। तो जो है जो पूंजी संचय है, जितना पूंजी संचय अधिक होगा वो लाभ उतना ही लाभ अधिक होगा। तो कहीं न कहीं जो लाभ है वो पूंजी संचय पर निर्भर करता है। उपरयुक्त मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो ने एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है। रिकार्डो के अनुसार पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का विकास निम्न 3 वर्गों के परस्पर संबंधों पर आधारित है: भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी। वहीं जो एडम स्मिथ ने कहा था कि भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक आर्थिक विकास के दूत हैं, एजेंट हैं। तो एडम स्मिथ जो है अपने आर्थिक विकास के सिद्धांतों में भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी 3 वर्ग लेते हैं। व्यापारी, पूंजीपति और भूमिपति, इन तीनों को ही जो है आर्थिक विकास का एजेंट मानते हैं एडम स्मिथ। कहते हैं कि श्रमिक जो है, श्रमिक वर्ग जो कि वो बचत नहीं करता है क्योंकि उसको जो जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बचत करते हैं वो व्यापारी हैं, भूमिपति हैं और पूंजीपति हैं। और यही तीनों वर्ग जो है निवेश भी करता है। तो व्यापारी, भूमिपति और पूंजीपति जो है ये आर्थिक विकास के एजेंट हैं एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। वहीं जो है रिकार्डो जो है अपनी जो है आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या में जो है भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक को लेकर चलते हैं। व्यापारी की जगह वो श्रमिक को लेकर चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भूमि का प्रयोग पूंजीपतियों के द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे पूंजीपति श्रम या पूंजी को परिवर्तन आगत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भूमिपतियों की जो जमीन है, जो भूमि है, वो पूंजीपतियों द्वारा जो है प्रयोग की जाएगी खाद्यान्न के उत्पादन के लिए। और जो पूंजीपति है श्रम और पूंजी का ये लोग जो है प्रयोग करेंगे। श्रम और पूंजी जो 2 साधन हैं, इन दोनों साधनों के माध्यम से ये खाद्यान्नों का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार खाद्यान्न कुल उत्पादन का वितरण भूमिपतियों को लगान, श्रमिकों को मजदूरी एवं पूंजीपतियों को लाभ के रूप में की जाती है। यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो कुल उत्पादन होता है, उसका जो वितरण है
भूमिपतियों को लगान मिल जाएगा, श्रमिकों को उनकी मजदूरी दी जाएगी, जो शेष रह जाएगा वो पूंजीपतियों का लाभ होगा। रिकार्डो रिकार्डो पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया मानते हुए पूंजीपतियों के लाभ को विकास के केंद्र में रखा हुआ है। पूंजीपतियों का जो लाभ है वो विकास का केंद्र है, और ये लाभ जो है कहीं न कहीं जो है वो पूंजी संचय पर ही निर्भर करेगा। और पूंजी संचय पर जो है एडम स्मिथ भी बहुत फोकस करते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक विकास का जो केंद्रीय बिंदु है वो पूंजी संचय ही है, जो बचत पर निर्भर करता है। और ये जो बचत है ये पूंजीपतियों व भूमिपतियों से प्राप्त होती है। तो जो पूंजीपति है, जो भूमिपति हैं, वो लोग बचत करते हैं और जिससे जो है पूंजी संचय जो है बढ़ता है। तो यहाँ पर रिकार्डो भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं, और पूंजी संचय जो है ये पूंजीपतियों को के बारे में बताते हैं कि पूंजीपतियों का जो लाभ है वो विकास के केंद्र में इन्होंने रखा है पूंजी संचय। वहीं एडम स्मिथ जो है पूंजीपति के साथ साथ भूमिपति को भी लेकर चलते हैं। कुल उत्पादन में भूमिपतियों के लगान के भाग घटाने के बाद अवशेष विभाजन मजदूरी एवं लाभ के रूप में किया जाता है। पूंजीपतियों का लाभ पूंजी संचय का आधार है। पूंजीपतियों का लाभ पूंजी संचय का आधार है, जिसका पुनर्निवेश करते हुए पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उत्तरोत्तर पूंजी संचय के अवृद्धि क्रम में घटते हुए भाग शून्य नहीं हो जाते तथा स्थिर अवस्था नहीं आ जाती। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रिकार्डो ये कहते हैं कि जो टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो है जो भूमिपति है उनको लगान मिल जाता है, जो श्रमिक वर्ग है उनको मजदूरी दे दी जाती है, और जो शेष रह जाता है वो पूंजीपतियों का लाभ होता है। और ये लाभ जो है यही लाभ जो पूंजी संचय का आधार है। और इसी जो पूंजी संचय को जो है जिसका वो दोबारा पुनर्निवेश करते हुए पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उत्तरोत्तर पूंजी संचय के अभिवृद्धि के क्रम में घटते हुए भाग शून्य नहीं हो जाता है। तो जैसे जैसे विकास होता जाता है धीरे धीरे पूंजीपतियों का जो लाभ वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि जो है समय के साथ जैसे जैसे आर्थिक विकास होता रहता है मजदूरों की जो जीवन निर्वाह दी जाने वाली जो मजदूरी है वो बढ़ने लगती है। तो मजदूरी की दरों में जब वृद्धि होती है तो पूंजीपतियों का लाभ जो धीरे धीरे घटने लगने लगता है। ऐसी स्थिति में जो है एक ऐसी स्थिति आती है जब पूंजीपतियों का लाभ क्या जाता है शून्य हो जाता है और स्थिर अवस्था आ जाती है, अर्थव्यवस्था जो है स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे रिकार्डो जो है पूंजीपतियों का जो लाभ है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वही लाभ ही पूंजी संचय का एक आधार है। वही एडम स्मिथ जो है पूंजीपति, व्यापारी और भूमिपति ये तीनों को लेकर चलते हैं कि तीनों वर्ग ऐसा है जो बचत करता है जिनके माध्यम से पूंजी संचय बढ़ता है। लेकिन रिकार्डो जो यहाँ पे केवल पूंजीपतियों को लेकर ही चलते हैं और कहते हैं कि जो पूंजी संचय का जो आधार है जो केंद्र बिंदु है वो पूंजीपति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकार्डो के इस मॉडल में लगान की गणना निम्न रूपों में होती है। प्रति श्रमिक लगान या लगान की दर। अगर हमको लगान प्रति श्रमिक लगान निकालना है या लगान की क्या दर है तो हम क्या निकालेंगे, एपीएल माइनस एमपीएल निकालेंगे। श्रमिक का जो औसत उत्पादन है उसमें से श्रमिक का सीमांत उत्पादन घटा देंगे। तो औसत उत्पादन से जब सीमांत उत्पादन घटा देंगे तो जो बचेगा वही होगी लगान की दर होगी या प्रति श्रमिक लगान होगा। अगर कुल लगान की बात करें तो ये जो लगान की जो दर आ रही है एपीएल माइनस एमपीएल जो आ रही है इसी में श्रमिकों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल लगान कितना है। तो कुल लगान निकालने का जो फार्मूला होगा वो एपीएल माइनस एमपीएल गुणे यल होगा, जहाँ यल श्रमिकों की संख्या है। जहाँ तक मजदूरी की दर या प्रति श्रमिक मजदूरी का प्रश्न है, रिकार्डो के अनुसार प्रति श्रमिक मजदूरी जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होती है। इस प्रकार मजदूरी कोष अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में
लगे कुछ श्रमिकों को देय मजदूरी है। यानी अगर हमको मजदूरी कोष निकालना है कि टोटल मजदूरी कोष कितना है, तो प्रति इकाई श्रमिक को जो जीवन निर्वाह मूल्य जो दिया जा रहा है, जो मजदूरी दी जा रही है प्रति इकाई, ये हर एक श्रमिक को इसी में मजदूरों की संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कुल मजदूरी कितनी है, टोटल मजदूरी कोष कितना है। आगे बढ़ते हैं। कुल उत्पादन में से कुल लगान एवं मजदूरी कोष के योग को घटाने के बाद जो शेष बचता है वह पूंजीपतियों का लाभ है। इस प्रकार कुल लाभ बराबर कुल उत्पादन, इस टोटल प्रोडक्शन में से हम क्या करेंगे, जो लगान है और जो मजदूरी कोष है, भूमिपतियों को जो लगान दिया जाता है, मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है श्रमिकों को, अगर इन दोनों को जोड़ के जो है टोटल उत्पादन में से निकाल दे इनका हिस्सा, यानी भूमिपतियों और श्रमिकों का जो हिस्सा है उसे निकाल दे, तो जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, कुल लाभ होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, कुल लाभ बराबर कुल उत्पादन माइनस ब्रैकेट में है कुल लगान प्लस कुल मजदूरी कोष। अगर हम प्रति श्रमिक लाभ निकालें या लाभ की दर निकालें कि प्रति श्रमिक लाभ कितना होगा, तो प्रति श्रमिक उत्पादन निकाल लीजिए। प्रति श्रमिक उत्पादन में से हम जो है प्रति श्रमिक का जो लगान है और प्रति श्रमिक जो मजदूरी है, इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि लाभ की दर कितनी है। तो कुल लाभ का फार्मूला ये है और लाभ की दर का फार्मूला ये वाला है। तो प्रति श्रमिक उत्पादन का मतलब है वही एपीएल की बात हो रही है, श्रमिक का औसत उत्पादन होना, माइनस प्रति श्रमिक लगान का मतलब हुआ लगान की दर हो गई, और प्रति श्रमिक मजदूरी का मतलब हुआ मजदूरी की दर हुआ। तो लाभ की दर अगर निकालना है तो इसमें से हम एपीएल में से जो है लगान की दर और मजदूरी की दर जोड़ के निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कि लाभ की दर क्या है। इस प्रकार लाभ की दर उपरोक्त सूत्र से निष्कर्ष निकलता है कि लाभ की दर जो है ये जो है प्रोपोर्शनल है कुल लाभ बटे मजदूरी की दर। तो मजदूरी की दर देख रहे हैं नीचे है, तो मजदूरी की दर जैसे जैसे बढ़ेगी लाभ की दर हमारी घटती जाएगी, दोनों के बीच जो है विपरीत संबंध है। तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूंजीपतियों की लाभ की दर मजदूरी की दर या मजदूरी कोष के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा साथ ही पूंजीपतियों का जो कुल लाभ है तथा भूमिपतियों की कुल लगान के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं पूंजीपतियों की जो लाभ की जो दर है ये जो है श्रमिक की जो मजदूरी की जो दर है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसके अलावा जो है भूमिपतियों का जो लगान है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब है कि अगर मजदूरी की दर बढ़ेगी तो कुल लाभ जो है घटेगा, या भूमिपतियों का लगान बढ़ता है तब भी क्या है, कुल लाभ घटेगा। तो कहीं न कहीं जो कुल लाभ है या जो लाभ की दर है ये मजदूरी की दर और भूमिपतियों के जो लगान की दर है दोनों के ही व्युत्क्रमानुपाती है। आगे देखते हैं। पूंजी संचय की प्रक्रिया में जैसे जैसे पूंजी संचय बढ़ता है पूंजीपतियों के लाभ के माध्यम से लगान एवं मजदूरी कोष में वृद्धि होती जाती है और दूसरी ओर लाभ घटता जाता है। तो पूंजी संचय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो है लगान एवं मजदूरी कोष है इसमें भी वृद्धि होती है। जब लगान और मजदूरी कोष में वृद्धि होगी तो लाभ की दर घट जाएगी। आगे देखते हैं। पूंजी संचय में वृद्धि के साथ श्रमिकों की मांग बढ़ती है तथा जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की मांग बढ़ती है। खाद्यान्न की मांग बढ़ने से खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती हैं जिसके परिणाम स्वरूप जीवन निर्वाह कोष में वृद्धि होती है। यानी जो मजदूरों को जो दी जाने वाले जीवन निर्वाह जो मजदूरी है उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई है। खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी,
तो जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न को उत्पादित करने वाले जो साधन हैं, साधनों की कीमतें भी बढ़ेंगी। दैट इज मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की दर भी बढ़ेगी। इस प्रकार श्रमिकों की मांग में वृद्धि के साथ एक तरफ जहां उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की संख्या बढ़ती है और दूसरी ओर जीवन निर्माण मूल्य वृद्धि के कारण मजदूरी की दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूंजी संचय में वृद्धि के साथ श्रमिकों की संख्या एवं श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के कारण मजदूरी कोष में वृद्धि हो जाती है। आगे दूसरी ओर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमांत भूमि का प्रयोग किया जाने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अति सीमांत भूमि पर लगान बढ़ता है। इस प्रकार पूंजी संचय की प्रक्रिया में मजदूरी कोष एवं लगान में वृद्धि के कारण लाभ घटता जाता है, जो पूंजी संचय एवं पूंजीवादी विकास का आधार है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, श्रमिकों की मांग बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की मांग बढ़ती है, जिससे खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती हैं। खाद्यान्नों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो खाद्यान्नों को उत्पादित करने वाले जो साधन हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं, दटित मजदूरी की दर भी बढ़ती है और जनसंख्या का जो दबाव जब बढ़ता है तो सीमांत भूमि का भी प्रयोग होने लगता है और सीमांत भूमि पर अति उत्पादन का दबाव बनता है, जिसके कारण जो भूमिपतियों के लगान में भी वृद्धि होती है। तो एक तरफ लगान भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो है मजदूरी की दर भी बढ़ रही है, मजदूरी कोष बढ़ रहा है, जीवन निर्वाह कोष बढ़ रहा है, लगान की दर बढ़ रही है, जिसके कारण जो लाभ की दर है वो घटने लगती है। पूंजीपतियों का जो लाभ है वो घटने लगता है। जब लाभ घटेगा तो पूंजी संचय भी घटेगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे पूंजी संचय की प्रक्रिया में लाभ घटते हुए शून्य हो जाता है और संपूर्ण उत्पादन श्रमिकों एवं भूमिपतियों के मध्य मजदूरी एवं लगान के रूप में विभाजित हो जाता है। यहाँ आप कहते हैं कि जब लाभ शून्य हो जाएगा तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा, ये केवल जो है टोटल प्रोडक्शन का जो हिस्सा है वह श्रमिक एवं भूमिपतियों के मध्य विभाजित हो जाएगा। श्रमिकों को उनकी मजदूरी मिल जाएगी और भूमिपतियों को उनका लगान मिल जाएगा। टोटल उत्पादन का जो मूल्य है वो श्रमिकों और भूमिपतियों के बीच डिवाइड हो जाएगा। पूंजीपतियों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको उनका जो लाभ है वो शून्य हो जाएगा। आगे इस प्रकार पूंजी संचय की प्रक्रिया का लाभ के शून्य होने के साथ साथ अंत हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। जब ये कहते हैं कि जब लाभ शून्य हो जाता है तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूंजी संचय की प्रक्रिया में घटते लाभ एवं बढ़ते लगान को देखते हुए पूंजीपति भूमिपतियों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर यह कहते हैं कि पूंजी संचय की इस प्रक्रिया में जो है जब लाभ घट जाता है, लाभ शून्य हो जाता है, लाभ अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुँच जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीपति है वो भूमिपतियों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये रहा जो है रिकार्डो का आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है। कल के लेक्चर में हम लोग जो है माल्थस के आर्थिक विकास के सिद्धांत को देखेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे माल्थस का आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी.आर. माल्थस के आर्थिक विकास से संबंधित विचार 1820 ईस्वी में प्रकाशित उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रकाशित हुई। तो माल्थस ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी पुस्तक में जो है उनके जो है आर्थिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत देखने को मिलते हैं। टी.आर. माल्थस भी अपने पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में पूंजी संचय की प्रक्रिया
माना है। एडम स्मिथ भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं, डेविड रिकार्डो भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं और माल्थस भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं। तो पूंजीवादी विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की इस प्रक्रिया का जो आधार है, जो केंद्र बिंदु है, वो पूंजी संचय ही है। तो तीनों ही अर्थशास्त्री पूंजी संचय को लेकर ही चलते हैं और तीनों ही अर्थशास्त्री बताते हैं कि पूंजीपतियों का जो लाभ है वो लाभ ही पूंजी संचय है। पूंजीपतियों का लाभ जितना अधिक होगा, पूंजी संचय भी उतना अधिक होगा। माल्थस का भी मानना था कि पूंजीपतियों के द्वारा लाभ के माध्यम से किया गया है। माल्थस का भी मानना था कि पूंजीपतियों के द्वारा लाभ के माध्यम से किया गया पूंजी संचय ही किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का आधार है। तो लाभ के माध्यम से जो किया गया जो पूंजी संचय ही वही अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है। तो तीनों ही अर्थशास्त्रियों के विचारों में काफ़ी समानता यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूंजी संचय के लिए माल्थस भी पूंजीपतियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि श्रमिकों के संदर्भ में उनका मानना है कि चूँकि श्रमिक जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी प्राप्त करते हैं, अतः श्रमिकों की बचत शून्य होती है, जिसके कारण पूंजी संचय एवं आर्थिक विकास में उनकी भूमिका नगण्य होती है। तो तीनों ही अर्थशास्त्री श्रमिकों को जो दी जाने वाली मजदूरी है वह उनकी जीवन निर्वाह के बराबर होती है। तो श्रमिकों की मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर होती है और जो पूंजी संचय है वो कहीं न कहीं पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। पूंजीपतियों का लाभ ही पूंजी संचय का एक आधार है। आगे देखते हैं। आर्थिक विकास के संदर्भ में माल्थस का मानना है कि पूंजी संचय आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी संचय का स्रोत पूंजीपतियों के उच्च लाभ है। सेम यही चीज़ एडम स्मिथ भी बात करते हैं और रिकार्डो भी इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। पूंजीपतियों के लाभ से ही बचत पूंजी संचय संभव है, क्योंकि श्रमिक इतने निर्धन होते हैं कि उनके लिए बचत करना संभव नहीं है। माल्थस भी अपने पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति पूंजीपतियों के लाभ के आधार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता एवं श्रमिकों की मजदूरी यानी जीवन निर्वाह के अंतर को माना है। तो बाकी अर्थशास्त्री भी जो है ये कहते थे श्रमिकों का जो औसत उत्पादन है, इसमें से अगर हम सीमांत उत्पादन निकाल दें तो जो हमारा बचेगा इसके अंतर को ही जो है एक आधार मानते हैं और वही जो है लाभ भी है। इस प्रकार उत्पन्न लाभ का पूंजी के रूप में निवेश जैसे जैसे बढ़ता है, श्रमिकों की मांग बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अधिक श्रमिक उत्पादन कार्य में लगाए जाते हैं, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, जो अंततः जीवन निर्वाह मूल्य अर्थात मजदूरी के दर के बराबर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों का लाभ शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी विचारों में भिन्नता देखने को मिल रही है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, अंततः जीवन निर्वाह मूल्य अर्थात मजदूरी की दर के बराबर हो जाती है। यहाँ पे माल्थस से कहते हैं कि श्रमिकों का जो सीमांत उत्पादकता है वो इतना घट जाता है कि वो उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर हो जाता है। तो सीमांत उत्पादकता के घटने के कारण जो है पूंजीपतियों का जो लाभ है वो घट जाता है, यानी पूंजी संचय भी घट जाता है और लाभ के शून्य होने के साथ साथ पूंजी संचय की प्रक्रिया रुक जाती है और विकास स्थिर हो जाता है। तो जहाँ लाभ शून्य होगा पूंजी संचय भी रुक जाएगा। तो पूंजी संचय रुक जाएगा, लाभ शून्य हो जाएगा। ये तीनों ही अर्थशास्त्री जो है एक ही जैसे विचारों की बात कर रहे हैं, एक ही जैसी बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी संचय की प्रक्रिया में स्थिर अवस्था आ जाती है। आगे देखते हैं। माल्थस ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में पूंजी संचय की प्रक्रिया को विश्लेषित करने के क्रम में अपने ऐसे व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त किया है जो पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विचारों से भिन्न है। आइए थोड़ा भिन्नता को देखते हैं हम लोग, क्या भिन्न है।
माल्थस ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के महत्व को अपनी पुस्तक एशियान पॉपुलेशन में व्यक्त किया है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए पूंजी संचय आवश्यक है। पूंजी संचय की दर में वृद्धि होने पर श्रम की मांग बढ़ती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। किंतु जनसंख्या वृद्धि से मात्र पूंजी संचय में वृद्धि या आर्थिक विकास संभव नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से पूंजी संचय में वृद्धि तभी संभव है जब जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की प्रभावी मांग में भी वृद्धि हो। अर्थव्यवस्था की प्रभावी मांग में जब वृद्धि होगी तभी जो है पूंजी संचय में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं। प्रभावी मांग में वृद्धि से पूंजी संचय में वृद्धि व आर्थिक विकास संभव है। यहाँ पे प्रभावी मांग जो है एक नया शब्द लेकर आते हैं माल्थस, जो कि एडम स्मिथ और रिकार्डो के विचारों में ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए माल्थस का ये सिद्धांत थोड़ा से डिफरेंट यहाँ पे हो रहा है प्रभावी मांग को लेकर। इस प्रकार माल्थस ने आर्थिक विकास में प्रभावी मांग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। तो आर्थिक विकास में प्रभावी मांग की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, इसे स्वीकार करने वाले जो प्रथम अर्थशास्त्री थे वो माल्थस थे। माल्थस के अनुसार पूंजी संचय की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर प्रभावी मांग की कमी अर्थव्यवस्था की स्थिर अवस्था का मुख्य कारण है। प्रभावी मांग में जो कमी आती है जिसके कारण जो है पूंजी संचय घटने लगता है। किंतु प्रभावी मांग की कमी को कैसे दूर किया जाए और अर्थव्यवस्था की स्थिर अवस्था से उसे गतिशील कैसे बनाया जाए, यह समाधान प्रस्तुत करने में माल्थस असमर्थ रहे। तो इस प्रभावी मांग की जो कमी है इसको कैसे दूर किया जाए और अर्थव्यवस्था को स्थिर से गतिशील कैसे बना जाए, इसे दूर करने में जो है माल्थस जो असमर्थ रहे। माल्थस की इस असमर्थता को आगे चलकर जेम्स किस ने 1930 की महान मंदी को दूर करने के लिए प्रभावी मांग में वृद्धि करने हेतु राज्य व सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। तो यहाँ पे जो है जेम्स किस ने जो है प्रभावी मांग की जो है व्याख्या जो है सही तरीके से इसकी व्याख्या प्रभावी मांग को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए जो है इसको लेकर जो है जेम्स किस जो है अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है राज्य और सरकार की भूमिका जब महत्वपूर्ण होगी, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है अर्थव्यवस्था में जब निवेश करेंगे, सरकारी व्यय को बढ़ाएंगे, इससे जो है प्रभावी मांग की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। आगे देखते हैं। माल्थस से के बाजार नियम के प्रति इस संदर्भ में मांग में कमी अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। माल्थस से के इस नियम से सहमत नहीं है कि बाजार में उत्पादन या वस्तुओं की भरमार नहीं हो सकती, क्योंकि श्रमिक जो उपभोक्ता है अपने द्वारा उत्पादित उत्पाद के मूल्य से कम पारिश्रमिक प्राप्त करता है। इस प्रकार बाजार में मांग की तुलना में वस्तुओं की आपूर्ति अधिक होती है। वस्तुओं की आपूर्ति एवं मांग के इस अंतर को पूंजीपतियों के मांग से भी पूरा नहीं किया जा सकता है। पूंजीपति मितव्यता में विश्वास रखते हैं और एवं पूंजीपति अपने पूंजी में वृद्धि करने के लिए रोजमर्रा की सुविधाओं एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं से वंचित रखते हैं। मितव्ययी होने के कारण वह अधिक उत्पादनशील श्रमिकों को नियोजित करते हैं। इस प्रकार बाजार में प्रभावी मांग में कमी के कारण बाजार में सामान्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक या भरमार हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत, लाभ, बचत, निवेश एवं पूंजी संचय में कमी आ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे पूंजीपतियों का लाभ शून्य हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पर माल्थस जो है से का जो बाजार नियम है उस विचार से सहमत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। माल्थस ने आर्थिक विकास के क्रम में पूंजी संचय की प्रक्रिया की
अंततः रुकने एवं अर्थव्यवस्था की गतिहीन या स्थिर अवस्था में पहुंचने का एक मुख्य कारण उत्पादन एवं वितरण के मध्य उचित समन्वय का न होने का स्वीकार करते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो स्थिर अवस्था में पहुंच जा रही है, संचय प्रक्रिया रुक जा रही है, पूंजी संचय रुक जा रहा है, पूंजीपतियों का लाभ कम हो गया, शून्य हो गया। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो माल्थस जो है उत्पादन एवं वितरण के मध्य जो है असंतुलन की बात करते हैं। उत्पादन एवं वितरण के मध्य उचित समन्वय न होने को स्वीकारते हैं। माल्थस ने उत्पादन एवं वितरण को धन या पूंजी संचय को दो मुख्य तत्वों के रूप में स्वीकार किया है। यदि इन दोनों तत्वों का सही अनुपात में मिलाया जाए तो अर्थव्यवस्था के धन या पूंजी संचय को तेजी से बढ़ाएंगे और संभव है कि अर्थव्यवस्था में स्थिर अवस्था या गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न न हो। तो यहाँ पे माल्थस ये कहते हैं कि उत्पादन और जो वितरण है, अगर इनके बीच सही से समन्वय किया जाए, उत्पादन के बीच जो है उत्पादन के साधनों के बीच जो वितरण है सही तरीके से अगर किया जाए तो उत्पादन और वितरण के बीच जो है गैप नहीं आएगा और जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था जो है स्थिर अवस्था में नहीं आएगी। परंतु इन दोनों तत्वों को अलग अलग लिया जाए या सही अनुपात में न मिलाया जाए तो धन या पूंजी संचय की दर उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंततः स्थिर अवस्था आ जाएगी। तो उत्पादन और वितरण के मध्य जो है समन्वय जो है, इनके बीच जो समन्वय है सही तरीके से हो, इनके बीच जो है इनका जो एक सही अनुपात जो है उत्पादन में लिया जाए, जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में नहीं आएगी। आगे देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि माल्थस पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में स्थिर अवस्था या गतिहीन अवस्था को पूंजीवादी विकास को एक महत्वपूर्ण समस्या या बाधा के रूप में स्वीकार किया है। इस समस्या को माल्थस ने संभावित जीएनपी वृद्धि एवं वास्तविक जीएनपी वृद्धि के अंतर के रूप में विश्लेषित किया है। तो यहाँ पे जीएनपी की बात करते हैं। संभावित जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के अंतर के रूप में विश्लेषित करते हैं। आइए इसको थोड़ा देखते हैं। माल्थस का मानना है कि स्थिर अवस्था में संभावित जीएनपी वृद्धि की तुलना में वास्तविक जीएनपी वृद्धि बहुत कम होती है। ये कहते हैं कि जो संभावित जो जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसकी वृद्धि अधिक होती है, वास्तविक जीएनपी वृद्धि बहुत कम होती है। इस अंतर का मुख्य कारण मांग की कमी है। यदि मांग की कमी को दूर किया जाए तो वास्तविक जीएनपी वृद्धि संभावित जीएनपी वृद्धि के बराबर होगी और यह एक सुखद अनुभव होगा। किंतु इस साम स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था के विकास को माल्थस ने प्रौद्योगिकी उन्नत एवं गैर आर्थिक कारकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। किंतु इस साम स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मांग में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों को बताने में असमर्थ रहे माल्थस, जिसकी पूर्ति आगे चलकर जेम्स कीस ने की है। तो ये रहा आर्थिक विकास का सिद्धांत माल्थस का जो है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे अर्थशास्त्रियों के विचारों को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।